छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पूर्व सीएम बघेल पर पुलिस के एफआईआर में आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत आरोप लगाया गया है। और इस एफआईआर में भूपेश बघेल के अलावा महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत 16 लोगों का नाम शामिल है। महादेव ऐप केस की एफआईआर में नाम सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता भी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि एफआईआर की कॉपी में 6वें नंबर पर मेरा नाम लिखा हुआ है। इसमें कई धाराएं लगाई गई हैं। इसमें महादेव ऐप के प्रमोटर और बाकी के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन एफआईआर की कॉपी में नीचे कहीं मेरा नाम नहीं है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक एफआईआर है। उन्होंने आगे कहा कि महादेव ऐप मामले के बारे में सब जानते हैं। हमारी सरकार में सबसे पहले महादेव मामले में एफआईआर हुई। सबसे पहले 2022 में पहली एफआईआर दुर्ग में हुई। इसके बाद लगातार कुल 72 एफआईआर दर्ज की गई और 450 लोगों को गिरफ्तारी भी हुई। कई गैजेट पकड़े गए। पूरे देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 1000 से ज्यादा खाते सीज किए गए। 2022 में हमने जुआ अधिनियम को कड़ा बनाया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बचाव में कांग्रेस नेता उतर आए हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि ईडी और ईओडब्ल्यू भूपेश बघेल की छवि धूमिल कर रहे हैं। महादेव सट्टा मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में डर की वजह से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस डटकर मुकाबला करेगी, तो वहीं बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस को सटोरिया बताया है। सत्ता में किए कुकर्मों का फल जनता ने दिया, अब सट्टा में किए कुकर्मों का फल कानून देगा। प्रदेश के गृह मंत्री ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा कि भूपेश के हाथ महादेव सट्टा मामले में लिप्त हैं और कानून अपना काम करेगा। पिछले वक्त भी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महादेव मामले में भूपेश का नाम सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार की विदाई हो गई और अब लोकसभा चुनाव के ऐन पहले ही एफआईआर कितना नुकसान किसका करेगी, ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन एक बार फिर महादेव मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति की सुर्खियां बटोर रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। इस बीच में रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी हमने जारी किया। ये विदेश में थे, इसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। उन्होंने पकड़ा नहीं, बल्कि चुनाव आते आते इसमें कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए शुभम सोनी का एंट्री होता है। अभी तक उसके पहले तक के यही था कि रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर दो ही उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अचानक शुभम सोनी आते हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करता है जो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है, ईडी कार्यालय से नहीं। और इसी बीच में आपने देखा होगा असीम दास नाम का व्यक्ति दुबई जाता है, वापस रायपुर आने के बाद किसी होटल में उसको पकड़ा जाता है राशि करोड़ों रुपये के साथ। और जो गाड़ी उपयोग करता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर अग्रवाल जी के भाई के नाम से वो दर्ज है गाड़ी। और साथ ही उस असीम दास के फोटो अभी वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके साथ और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पांडे जी के साथ भी उसके फोटो दिखाई पड़ते हैं। उसके घर से भी राशि पकड़ी जाती है। और स्थिति ये, अब मज़ेदार कहानी ये है कि अभी हाई कोर्ट में जो काउंसलेट जनरल जो दुबई के हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपना बयान दर्ज कराया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले महादेव सट्टा ऐप मामला छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जसविंदर बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं और जिस तरीके से अब
पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब बीजेपी कह रही है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन लौट आया है और अब इस तरीके से जो भी अपराधी रहे हैं, जो भी इस तरह के मामलों में लिप्त रहे हैं, सब पर कार्रवाई होगी। और अगर आप इसे सियासी रूप से एफआईआर बता रहे हैं तो क्या आपके तर्क है? मैं चाहूंगा इस पर थोड़ी निगाह डालती हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमित जी। जी, निश्चित तौर पे श्री देखिए कि जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि ऐप विधानसभा चुनाव के पूर्व किया जाता है और लगातार अगर आप देखेंगे तो ये पूरे जो एफआईआर जो हुई है, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। आप भी जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई भी एफआईआर होती है तो उसपे 24 घंटे के अंदर आपको पता भी रहना चाहिए। और निश्चित तौर से अगर आप देखेंगे 4 तारीख की एफआईआर, 17 तारीख को रायपुर में 4 तारीख की एफआईआर होती है और जिसके खिलाफ एफआईआर होती है उसे 17 तारीख तक बताया नहीं जाता और 17 तारीख के बाद ये बाहर आती है, दिल्ली से इसे महसूस किया जाता है कि इनके ऊपर एफआईआर हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी हम शुरू से कह रहे हैं कि विधानसभा में आप जानते हैं कि सारे मीडिया चैनल्स और ये उनका परसेप्शन था यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार यहाँ कहीं बेहतर काम कर रही है और एक भी ओपिनियन पोल ये नहीं कह रहा था कि बीजेपी आ रही है। अब सबसे बड़ा चेहरा कौन था उस समय? भूपेश बघेल जी, क्योंकि मुख्यमंत्री थे। तो उनकी छवि को कैसे धूमिल किया जाए, कैसे खराब किया जाए, कैसे टर्निश किया जाए, इसके लिए उन्होंने जिस प्रकार से एक ऑडियो लाया। अब देखिए, आप कॉन्ट्राडिक्शन देखिएगा जो मैं एज अ लॉयर होने के कारण आपको बता रहा हूँ कि एक पहला कहा जाता है कि ये जो महादेव ऐप बैटिंग ऐप है उसका सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जो जिनका नाम आता है वो इसके मालिक है। बाद में एक शुभम सोनी करके जो व्यक्ति है उसका ऑडियो आता है कि मैं मालिक हूँ एंड दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। अब आप देखिए कि वो एक उसपे 29 सेकेंड का एक ऑडियो आता है जिसपे ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो मुंबई में भी एफआईआर किया गया था और सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज लोगों से पूछताछ की गई थी। 29 सेकेंड का वो वीडियो जिसकी कोई सत्यता नहीं है, कहां से जारी हुआ, किसने जारी किया, जो जारी किया है वो इंडिया में रहता भी नहीं है। तो सारी चीजों को अगर आप देखेंगे और अचानक उस समय विधानसभा चुनाव था और अब लोकसभा चुनाव है और क्योंकि भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, एक लोकप्रिय चेहरा है, बड़ा नाम है, तो कैसे उनके छवि को टर्निश किया जाए। इस देश में अगर आप देखेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं को आगे करके जिस प्रकार से, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूँ, किसी ने भी अगर गलत किया है, कांग्रेस का ये पक्ष है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये करके कि विपक्षी नेताओं को उनकी छवि को धूमिल करना, एन चुनाव के समय उनके ऊपर इस टाइप का कुकृत्य करने का प्रयास, घृणित प्रयास करना, जनता सारी चीजों को देखती है। जनता के हम दरबार में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके सारी गंदगी जो इस प्रकार से की जा रही है राजनीति में, अगर आप देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट इस देश में किया जा रहा है और पिछले 10 सालों से केंद्र में बैठी हुई सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान इतनी परिभाषाएं बदले हैं कि समझ में नहीं आता कि चाहते क्या है कि विपक्षी नेताओं को उनको फंसाना, उनको अंदर करना। और एक और महत्वपूर्ण ठीक है, देखिए अब लगातार चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम इन चीजों का दुरुपयोग का आप आरोप लगाते रहे। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जसविंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और जिस तरीके से देखिए कांग्रेस अब कह रही है कि पहले विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाया गया, सियासी रूप से इसका लाभ लेने की कोशिश की गई और अब ठीक उसी तरीके से सियासी एफआईआर से कांग्रेस बता रही है। और साथ ही जिस तरीके से मामला लगातार चल रहा है, कांग्रेस से पहले भी कहती आई है कि जो कार्रवाई इससे पहले की गई, कांग्रेस के शासनकाल में इस मामले पर कार्रवाई हुई, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस पर सियासी नफा नुकसान की राजनीति कर रही। जसविंदर जी, कांग्रेस का काम है, कांग्रेस को जो चीजें सूट करती हैं उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है, जो सूट नहीं करती उसका विरोध करने लगती है। आपको क्या लगता है किसी भी विषय की जांच क्या एक दिन में खत्म हो जाती है? क्या जांच की प्रक्रिया चुनावों को देख के तेज होती है, कम हो जाती है? कांग्रेस का जो सवाल है, तमाम विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि टाइमिंग पर सवाल है। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव ठीक सामने थे, अब लोकसभा से भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया गया राजनांदगांव के लिए, तो उसको लेकर भी अब यहाँ से कहीं ना कहीं आप सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। आपने और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने अगर गौर से कल की भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की होगी तो आपको पता होगा भूपेश बघेल ने स्वयं कहा है कि हम महादेव ऐप के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहे थे। इसका मतलब महादेव ऐप सट्टा लगातार छत्तीसगढ़ में चल रहा था इनके शासनकाल में, तब तो वो कार्रवाई कर रहे थे। तो चुनाव के समय, चुनाव की टाइमिंग के समय किस प्रकार से जांच का विषय दोहराते हैं कांग्रेस वाले, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद तर्क लगता है। देखिए, कोई प्रक्रिया जो होती है वो लगातार धीरे धीरे जब सबूत मिलते हैं
उसके हिसाब से जांच होती है, विवेचना होती है, लोगों को उस जांच के दायरे में लाके उनके बयान लिए जाते हैं और बयानों के आधार पे पुलिस, ईडी, सीबीआई या कोई भी जांच संस्था आगे बढ़ती है। जैसे जैसे सबूत मिलते हैं, जैसे जैसे गवाहों के बयानात मिलते हैं, उसके आधार पे, विवेचना के आधार पे लोगों को जोड़ा जाता है। और इसी कड़ी में कल जो परसों भूपेश बघेल और 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, उस जांच की कार्रवाई का एक अंग है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कहते हैं कि भूपेश लोकप्रिय चेहरा है, राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए ईडी की कार्रवाई की जा रही है। अरे साहब, अगर भूपेश बघेल इतने लोकप्रिय चेहरे होते तो क्यों कर कांग्रेस उन्हें उनके लोकसभा क्षेत्र दुर्ग से हटाकर राजनांदगांव भेज देती? अगर वो इतने ही लोकप्रिय चेहरे होते तो क्यों कर 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देती? इतने लोकप्रिय होते तो ताम्रध्वज साहू को उनको दुर्ग नहीं भेजना पड़ता। आपकी लोकप्रियता जनता के बीच में साबित हो चुकी है साहब। आपने 5 साल सत्ता में रहते जो कुकर्म किए हैं, आपके पास जी, आपने 5 साल सत्ता में रहते जो कुकर्म किए हैं, जनता ने उसका जवाब 2023 के विधानसभा में चुनाव में दे दिया है। और आपने सट्टा के माध्यम से जो कुकर्म किए हैं उसका जवाब कानून देगा, जांच एजेंसियां देंगी। ठीक है। देखिए अमित जी, देखिए बीजेपी जो कह रही है, खासकर आपने जिक्र भी किया कि चुनाव में हारने के डर से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में भी लगातार अगर ये मुद्दा उठा था तो बीजेपी की उसमें जीत हुई, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का जनाधार बढ़ा। और अब लोकसभा में भी वही स्थिति दिखाई देती है, जो कि पहले से भी जब विधानसभा में आपकी सरकार थी उसके बावजूद भी बीजेपी लोकसभा में मजबूत नजर आती है। तो ऑलरेडी यहाँ पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे में अगर कार्रवाई हो रही तो क्यों इसको आप सियासत से जोड़ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता मेरे भाई पंकज जी अभी कह रहे थे कि हम घबरा रहे हैं, हम डर रहे हैं। और हम चूंकि हम पाटन से हैं, दुर्ग से हैं, तो हम राजनांदगांव में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तो अब ये बीजेपी डिसाइड करेगी साहब कि हमको कहाँ से लड़ना है, हमारे कैंडिडेट को कहाँ से लड़ना है। और अगर हमारी पार्टी डिसाइड करती है तो ये कहेंगे कि हम डर रहे हैं। तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पंकज जी आपसे पूछना चाहता हूँ, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री क्या गुजरात से वाराणसी आए तो डर के आए हैं? नहीं साहब। लेकिन आप कहते ना, यही आपका असली चाल चरित्र चेहरा है कि आपके पास जब बात आती है तो आप कह देते हैं, जब हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री बने थे तो आपने कहा मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और यूपी में जब आप ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो तब सही हो जाता है। क्या मैं इस केस पे आता हूँ? देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि 3 महीने का वक्त था, 90 दिन से ज्यादा। आपने अभी 3 दिन पहले ही अपना उत्सव मनाया है कि हमारी 90 दिन की सरकार हो गई है। इन 90 दिनों में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अचानक जब इनका नाम कैंडिडेट के रूप में आता है और जिस प्रकार से इनको लगता है कि अब भाजपा की लुटिया वहां पर डूबने वाली है, तो अचानक से ये केस को ले आया जाता है, एफआईआर की जाती है। तो अमित जी, बीजेपी कह रही है कि आप कानून का तरीके से लड़ाई लड़िए, सामना कीजिए, इसमें क्या परेशानी है? आप अगर पाक साफ है तो क्या दिक्कत है? तमाम तरह की एफआईआर होगी, जांच होगी, उसका सामना कीजिए। देखिए, मैं उसी पे आ रहा था कि निश्चित तौर पे हमें देश के न्यायपालिका पे पूर्ण हमारी अटूट आस्था है। और अब समझ आने के बाद निश्चित तौर पे एक आपको मैं बात बता दूं, एफआईआर होना दोष सिद्ध हो जाना नहीं हो जाता है। निश्चित तौर पे अभी हम जाएंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे, सारे तथ्यों को रखेंगे। और मैंने एज अ लॉयर 25 सालों में ऐसी बहुत सी एफआईआरों पे मैंने केस को क्वैश होते देखा है साहब। और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन इस पूरे मैटर पे है, मुझे लगता है कि न्यायालय जरूर न्याय करेगा, क्योंकि कहते हैं ना, आप सत्य को परेशान तो कर सकते हैं, पराजित नहीं। और निश्चित तौर पे हम इससे अपने पक्ष को न्यायालय के सामने रखेंगे, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ भी जिस प्रकार का व्यवहार किया गया था, बाद में हमें न्याय कोर्ट से मिला। तो ये मैंने कहा ना, इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ हेरेसमेंट चल रहा है, ट्रेड ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है, इस देश में प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चल रही है, जिसका जवाब आने वाले में निश्चित तौर पे जनता इसका माकूल जवाब देगी। ठीक है। देखिए जसविंदर जी, एक महत्वपूर्ण ये सवाल लगातार सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, लगातार देश की सियासत पे भी गूंजता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ईडी, सीबीआई, तमाम जो संस्थाएं इनका दुरुपयोग कर रही है और दबाव की राजनीति कर रही है। तो इस पर भी मैं चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया रखें, और जो तमाम बातें अमित जी कह रहे हैं उस पर भी अपने प्रतिक्रिया दें। देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है, कोई भी सरकार जब सरकार में आती है तो जनता के हितों को देख के कार्य करती है। माननीय मोदी जी ने 2014 के चुनाव का पूरा अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ रखा था। और उन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीति को बताया था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे। मोदी जी ने अपना सूत्र वाक्य दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और उसी आधार पे मोदी जी ने सत्ता में बैठते ही छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश की जनता से इस बात को कहा था
कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है और उन्होंने सारी स्वतंत्र जितनी जांच एजेंसियां उन्हें स्वतंत्रता से काम करने की अनुमति दी। लेकिन जसविंदर जी, विपक्ष और आरोप इसका ही लगाते असर हैं है कि जो भ्रष्टाचारियों पर पहले आप आरोप लगाते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो भी पाक साफ हो जाते हैं। एक भी ऐसा विषय आप मेरे संज्ञान में ला दें कि जिनके ऊपर कोई आरोप है और वो भ्रष्टाचारी है या नहीं भी है और भाजपा में प्रवेश के बाद उनके खिलाफ जांच की कार्रवाई बंद कर दी गई हो, एक भी विषय आप मेरे संज्ञान में ला दें साहब, ऐसा एक भी विषय नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर, हमारे सिद्धांतों से सहमत होकर, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो गुणदोष के आधार पे हम भाजपा में उनका स्वागत करते हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी हम नहीं देते कि आपके खिलाफ चल रहे किसी भी जांच की प्रक्रिया को हम बंद कर देंगे। एक भी विषय ऐसा नहीं है। मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता में तो 2-3 विषयों का उल्लेख कर रहा था, मैं कहना चाहूंगा साहब, उप मुख्यमंत्री बनना या बनाना एक अंग है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में बनाया, हमने बताया, हमने छत्तीसगढ़ में भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन आपने जिस प्रकार से टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया था, वह चर्चा का विषय इसलिए बना था कि आपके आला कमान ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जिस समय सरकार बन रही थी 2018 में 2.5 साल का फार्मूला बनाया था भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए। 5 वर्ष लगभग बीतते बीतते जब चुनाव को 2.5 महीने ही बचे रह गए थे, तब सत्ता संतुलन में एक बार फिर से चुनावी हार को देखते हुए आपने 2.5 महीना पहले उप मुख्यमंत्री बनाया था। हमने उस पर प्रश्न उठाया था। उप मुख्यमंत्री बनाने पर हमारा कोई प्रश्न नहीं था, उस टाइमिंग पर हमारा प्रश्न था कि क्यों कर आपको 2.5 महीना पहले मजबूर होना पड़ा उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और दूसरा विषय FIR की बात है। आप तो लायर हैं साहब, आपको पता है FIR से कुछ नहीं होता, आप स्वयं कह रहे हैं। अगर आपके पास अपने पक्ष में सबूत हैं, अगर आपको लगता है कि आप बेगुनाह हैं और आप तो स्वयं कहते हैं कि आपको भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है, तो न्याय व्यवस्था तो आपके लिए खुली है ना साहब। आप जाएं, अपना सबूत प्रस्तुत करें, अपने लॉयर के माध्यम से प्रस्तुत करें, स्वयं प्रस्तुत करें। अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि आपके खिलाफ गलत ढंग से षड्यंत्र पूर्वक आपके नाम को जोड़ा गया है, तो आपको जमानत मिल जाएगी, आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। क्यों कर ऐसा होता है कि आपके समय के लोग जो जेल में हैं, लगातार जमानत की अर्जियां देने के बाद भी न्यायालय उनके पक्ष से सहमत नहीं होता है। इससे प्रमाणित होता है कि आपने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को संस्थागत स्वरूप दे दिया साहब आपने। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो मुझे याद आता है वो कोयला परिवहन घोटाला, जिसको आपने ऑनलाइन से ऑफलाइन किया ही इसीलिए था कि उसमें प्रति टन की लेवी आपके बड़े नेताओं के जेब में आनी शुरू हो जाए साहब। ठीक है जसमीत जी, देखिए छत्तीसगढ़ को तमाम आरोप पहले भी आपने जब विपक्ष में थे तब भी आपने कई मुद्दे उठाए थे, चाहे गौशाला का वो मामला भी हो, उसमें भ्रष्टाचार की बातें कही गई थी, जिस तरीके से भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। लेकिन अमित जी देखिए, जिस तरीके से अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हार के डर से ये सब करती है, तो चाहे लगातार विधानसभा चुनाव में स्थिति देख लें, तमाम और भी चुनावों की स्थिति देख लें, तो बीजेपी लगातार मजबूत छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी हो रही है और साथ ही केंद्र में तो बीजेपी ऑलरेडी मजबूत है। तो ऐसे में चुनाव का हार का डर तो मुझे नहीं लगता कि वाजिब रीजन है। और साथ ही दूसरी बात जो जसविंदर जी कह रहे हैं कि तमाम तरीके से अगर कोई ऐसा नाम हो जिसका आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप हो, बीजेपी में शामिल हो गया हो, तो पाक साफ हो गया हो, ऐसे कौन वो नाम है, आप बता दीजिए। आप अपना प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आपकी वॉइस कट गई थी। जसविंदर जी यही कह रहा हूं मैं, तमाम जो आरोप आपने लगाए हैं कि देखिए जिस तरीके से तमाम योजनाओं पर वो आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार भूपेश सरकार में हुआ है, उसको अब ठीक करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। और तमाम आप जिक्र करते हैं कि तमाम जो विपक्ष के नेता अगर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं तो वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो ठीक हो जाते हैं, तो वो कौन सा नाम है आप बता दीजिए। एक प्रश्न को और जोड़ लें साथ में, उनसे पूछते समय कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से मेरा एक प्रश्न और जोड़ लें उसमें। जी जी, कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो लगातार जिन अधिकारियों के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आरोप लगाती थी, 2018 में सरकार में आने के बाद 2023 तक 5 वर्षों में कांग्रेस उन्हीं अधिकारियों को अपने सिर माथे पर बैठा के क्यों रखी थी, उनको सत्ता का सब कुछ बना के क्यों रखी थी? कांग्रेस आखिर उन अधिकारियों के खिलाफ एक भी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई 5 वर्षों में? यह भी पूछिए उनसे। ठीक है अमित जी। जी देखिए, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आपने कहा ना अभी, जब आपने कहा कि भाजपा जब जिनके ऊपर आरोप लगाती है, मैं सिलेवार जवाब दूंगा। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारे रीति नीति से जब वो प्रभावित होते हैं, 3 दिन पहले भोपाल में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला एक व्यक्ति ने किया बाकायदा नाम लेके, और 3 दिन बाद भाजपा उसके साथ सरकार बना लेती है। बंगाल के चुनाव में जिसके ऊपर आरोप लगाते थे, नारदा सारदा स्कैम में फंसे हैं, बाद में खिलाफ जांच चल रही है। मतलब इतना ज्यादा प्रभावित के खिलाफ जांच बंद नहीं हुई। भारत की बात करने वाले वाजपेयी
अब कांग्रेस युक्त भारत, एजेंसियां अपना काम कर रही है निर्बाध रूप से, स्वतंत्र रूप हमारे से। नेताओं को 178 नेताओं को इन्होंने लिया है। मतलब पहले ये उन पे आरोप लगाते हैं, बाद में उनको मिस्टर क्लीन बना लेते हैं। जब इनकी पार्टी में चले जाते हैं तो पता नहीं कौन से डिटर्जेंट से उनको मिस्टर क्लीन करके भाजपा अपने वॉशिंग मशीन से मिस्टर क्लीन बना देती है। दूसरा, आपने कहा कि लगातार जो कार्रवाई कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं इस ऐप को बैन करने की चिट्ठी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लिखा था जब वो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद इस ऐप को केंद्र सरकार ने कई दिनों बाद बंद किया। सबसे ज्यादा एफआईआर हमने यहाँ पर किया, सबसे ज्यादा गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ में हमने की, और उसके बाद गजट्स सारे जब्ती हमने किए, मोबाइल, लैपटॉप और कई सारे और गजट्स को हमने बैन किया। गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद आज जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, सरकार ने कितनी गिरफ्तारियां की थी जरूर पूछे, लेकिन सबसे जब ज्यादा विधानसभा मतलब चुनाव कितनी के एंड पहले आके किसी की संख्या बताएं, छवि को कितनी गिरफ्तारियां करने आपने का की थी? काम इन्होंने उस समय भी किया। कितने अधिकारियों को आपने जेल में डाला था? वीडियो आया था, कितने राजनेताओं को जिनको कट मनी मिलती थी आपने जेल में भेज दिया था साहब? इनके आईटी सेल के लोग डालते थे। कितनी गिरफ्तारियां आपने की? एक भी व्यक्ति को, केंद्र में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। आपने ठीक कहा, आज तक इसको जो ऐप चल रहा है उसको बैन इन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों उनको दुबई से नहीं लाए? और लगातार अगर आप देखेंगे तो सिर्फ विपक्षी नेताओं को दबाने कितने अधिकारियों को आपने कार्रवाई की है, कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है? जी, आपकी सरकार रहते हुए कितने अधिकारियों पर कार्रवाई आपने की इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमने 72 से ज्यादा एफआईआर किया था, 850 से ज्यादा लोगों को हमने। कितने अधिकारी शामिल थे, ये जसविंदर जी का सवाल है। फिर समय कम है, फिर मैं उनके पास जाऊंगा जी। नहीं, अधिकारी ये दूसरे चीज को इसमें क्लब कर रहे हैं। मैं फिर भी आपको जवाब दे दूं कि जिन अधिकारियों का ये नाम ले रहे हैं उनका केस हाई कोर्ट में चल रहा था, और हाई कोर्ट में जब उनको जमानत किसी का नाम लिया ही नहीं अब तक। उसके बाद हमने उनको ये इसको कहते हैं चोर के दाढ़ी पे तिनका। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था अब तक। उन्हें पता है कि ऐसे कौन से अधिकारी थे। ठीक है, देखिए समय हमारे पास कम है जसविंदर जी, लेकिन देखिए अब जो कांग्रेस है वो ये भी कह रही है कि साय सरकार में भी जो महादेव मामला है वो साय साय चल रहा है। देखिए, आपको जानकारी है, और मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जो लायर है उनको भी जानकारी होगी कि केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में महादेव ऐप सहित 22 ऐप्स को बैन कर दिया था। आपको पता है टेक्निकल जमाना है, तकनीकी जमाना है। उनके इतने साथी प्रमोटर थे, उन्होंने डोमेन बदल लिया साहब, और डोमेन बदलकर नए नाम से उन्होंने चालू कर दिया काम को। और देखिए, ये तो तकनीकी विषय आपको भी समझना पड़ेगा। हमने पबजी में भी बैन किया था, क्या हुआ? दूसरे देश के सर्वर का उपयोग करके और वीपीएन बदल के बच्चे पबजी खेलने लग गए थे। इसको तो मिलकर लड़ना पड़ेगा, ये पक्की बात है, तकनीकी विषय है। लेकिन मेरा मूल विषय यही है कि आपकी सरकार के रहते आपकी जानकारी में था कि किस प्रकार से 508 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से आपके प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति को मिले थे, किस प्रकार से उसमें शुभम सोनी का नाम आया था, किस प्रकार असीम दास के पास से पैसे मिले, किस प्रकार ईडी ने बार बार कहा कि 450 करोड़। ठीक है, देखिए आपके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन समय हमारे पास इतना ही, इस पर लंबी चर्चा की जा सकती है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मैं जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। जसविंदर जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महादेव ऐप सट्टा मामले में लगातार चर्चाएं बढ़ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये मामला सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का सियासी विषय बन गया है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में जमकर इस मामले पर सुर्खियां देखने को मिली, लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा जो एफआईआर भूपेश बघेल पर दर्ज की गई है उस पर कितना नफा नुकसान कांग्रेस को होता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।